हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट मिशन। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पार्ट 2 स्टूडेंट के लिए जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है। आइए देखते हैं पेपर 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि पेपर 3 का एग्ज़ाम आपका कैसा रहा और कितना हेल्पफुल रहा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, डिस्क्राइब द नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा दीजिए, इसके विभिन्न प्राकृतिक एवं क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो आपको यहाँ पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में बताना है और उसका नेचर और स्कोप। दूसरा सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन संबंधी व्यवहारवादी उपागम का विश्लेषण कीजिए। यानी कि डिस्कस द बिहेवियरल अप्रोच टू स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। यानी कि आपको यहाँ पे बताना है बिहेवियरल अप्रोच। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के विभिन्न स्रोतों का विवेचना करें। यानी कि डिस्कस वेरियस सोर्स ऑफ द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो ये दो प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही है इंटरनेशनल रिलेशन, तो उसी से रिलेटेड दो प्रश्न हैं। तो पहले ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसे आप ज़रूर ध्यान से पढ़ लें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आप लोग लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 2006 यानी कि 2006 के पश्चात भारत नेपाल संबंधों की विवेचना कीजिए। यानी कि डिस्कस इंडो नेपाल रिलेशन आफ्टर 2006। आपको यहाँ पे इंडो नेपाल रिलेशन यानी कि भारत और नेपाल के संबंध के बारे में बताना है। ज़रूरी नहीं है कि 2006 से ही पूछा जाएगा, इसलिए आप ओवरऑल देख लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4, गुट निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं? क्या यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अलग थलग रहने या मुख्य दर्शन बने रहने का सिद्धांत है? यानी कि आपको यहाँ पे बताना है व्हाट डू यू मीन बाय नॉन अलाइनमेंट? इज इट ए थ्योरी ऑफ आइसोलेशन और टू बी द साइलेंट स्पेक्ट्रल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? यानी कि गुट निरपेक्ष क्या है और कैसे, क्या ये एक तरह का थ्योरी है जिससे मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से आप दूर रहिए, एक अलग ही सिद्धांत रखिए। इस तरह से ये प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, तो आप बहुत अच्छे से गुट निरपेक्ष यानी कि नॉन अलाइनमेंट पढ़ लीजिएगा। इसी में एक और प्रश्न है और करके पूछा गया है, यानी कि दूसरे तरीके से इस सवाल को पूछा जा सकता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का परीक्षण कीजिए। यानी कि एग्जामिन द इंडियन रोल इन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो आपको बताना है कि क्या रोल था इंडिया का नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। तो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप वहाँ पे ज़रूर बताइएगा कि जवाहरलाल नेहरू जी का कितना कंट्रीब्यूशन था इसमें और उस टाइम कौन कौन से कंट्री इसके मेंबर बने थे, कितने कहाँ पे इसका पहला लोग मिले थे, फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे हुआ था। इस तरह आपको बताना पड़ेगा कौन कौन से कंट्री शामिल थे। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे से बताइए उसका फीचर क्या था और कैसे पंचशील थ्योरी के बारे में बताए थे। तो इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और 100% आप लोग के एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आप लोग इन सारे सवाल को बहुत अच्छे से कीजिए अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड। और आप लोग पार्ट 1 में कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को हेल्पफुल किया था ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में, ताकि हम लोग को भी ये महसूस हो सके कि आप लोग के लिए जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो हेल्पफुल है या नहीं है, ताकि और भी आगे वीडियो आप लोग के लिए बनाया जा सके। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र के लक्षण, उद्देश्य एवं महत्व का वर्णन कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, क्या इम्पॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि डिस्क्राइब एम, ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन। यानी कि आपको यहाँ पे यूनाइटेड नेशन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, यानी कि यूएनओ को। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें, इसे कैसे लिखना है। तो देखिए यूएनओ का आप फिगर बनाइए, मतलब उसका जो सिंबल है यानी कि उसका जो चिन्ह है और उसका फ्लैग क्या है, कितने परमानेंट मेंबर हैं, कितने नॉन परमानेंट मेंबर हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इस तरह से आप, और कितने सदस्य हैं,
इसका मेन और ऑब्जेक्टिव क्या है। इस प्रकार आपको बहुत सारा चीज़ यहाँ पे डालना ही होगा। और आप लोग को अगर जानना है कि कैसे आंसर लिखना है तो आपको लाइव सेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप ज़रूर देखें कि आप लोग को पेपर इंटरनेशनल रिलेशन में कैसे लिखना है। और सुरक्षा राष्ट्र संघ के लक्षण एवं उद्देश्यों की विवेचना करें, यानी कि डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ये भी उसी का अंग है, तो इसको भी अच्छे से लिखना है। अगर ये भी सवाल आता है तो आप यूएनओ से ही स्टार्ट करिएगा और फिर आप बताइएगा कि उसका एक ये भी पार्ट है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा की भूमिका का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ जनरल असेंबली ऑफ यूएन। आपको पता ही होगा कि ऐसे 6 हैं, तो जनरल असेंबली ऑफ यूएन, सिक्योरिटी काउंसिल, ऐसे करके हैं। तो एक एक भी अगर पूछा आपसे तो आपको पूरा डिटेल बताना होगा। यूएन का आप स्टार्ट कीजिएगा, इंट्रोडक्शन डायग्राम बनाइएगा और उसमें ही आप फिर इस ऐसे बताइएगा कि जनरल असेंबली ऑफ यूएन, और फिर इस पे 2 पेज लिखिए। तो ये नहीं करना कि बस ये पूछा है तो सिर्फ इसी को बताना, नहीं, आपको यूएनओ का थोड़ा नॉलेज देना पड़ेगा और फिर आपको बताना पड़ेगा कि 6 में से एक पार्ट ये भी है, इस तरह से। आई होप लिखना भी आप समझ रहे होंगे और सीख रहे होंगे कि कैसे आंसर को लिखना है। लास्ट में कोई भी आप आंसर लिखे, कंक्लूजन ज़रूर दीजिए। अगर आप कोई भी रिलेशन लिखना है 2 कंट्री का तो डायग्राम ज़रूर बनाएं। ये सब बताया गया है लाइव सेशन में। क्वेश्चन नंबर 6, भारत अमेरिका संबंध की मुख्य प्रकृतियों का विवेचना करें, यानी कि डिस्कस द मेन फीचर ऑफ इंडियन यूएसए रिलेशन। या यहाँ पे एक दूसरा सवाल पूछा गया है कि डिस्कस द मेन ट्रेंड ऑफ इंडिया यूएसए रिलेशन। तो देखिए यहाँ पे आपको इंडिया और अमेरिका के रिलेशन के बारे में बताना है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखें, जब ये रिलेशन स्टार्ट करें तो किसी का कोटेशन या आप डायग्राम बना दें, फ्लैग दोनों कंट्री का, और बीच में लिखें इंडिया यूएसए रिलेशन, और फिर फीचर ज़रूर बताएं जो जो मेन ट्रेड हुए हैं, जैसे 2+2, या कौन कौन सा विमान खरीदा गया है। फिर जब अभी रिसेंट में जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो, या बराक ओबामा, तो इस तरह से आप ज़रूर जो मेन इवेंट हुआ है उसको डिनोट करें, वहाँ पे दिखाएं उस चीज़ को। इसी सवाल को अलग तरीके से पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काल में भारत अमेरिका संबंधों की विवेचना करें। डिस्कस इंडियन यूएसए रिलेशन ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पीरियड। तो देखिए यहाँ पे अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पीरियड से पूछा गया तो यानी कि आपको 2014 से लिखना है, तो आप इसको ध्यान रखें। एक और प्रश्न इसी में पूछा गया, वैश्वीकरण के युग में भारत अमेरिका संबंधों की आलोचनात्मक विवेचना करें, यानी कि क्रिटिकली एग्जामिन इंडिया यूएस रिलेशन ऑन द ईरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इस तरह से आपको अच्छा एक नोट्स तैयार होना चाहिए इंडिया यूएसए रिलेशन पे। क्वेश्चन नंबर 7, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। तो यहाँ पे आपको ग्लोबलाइजेशन पे एक पकड़ होना चाहिए कि इसका क्या इम्पैक्ट है कंट्री पे, और आपको इंडिया के पर्सपेक्टिव में लिखना होगा कि क्या इम्पैक्ट है इंडिया का ग्लोबलाइजेशन में। तो इस तरह से इस सवाल को बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत पाकिस्तान संबंध पर एक निबंध लिखिए, यानी कि राइट एन एसे ऑन इंडो पाकिस्तान रिलेशन। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, जब आप इंडिया पाकिस्तान रिलेशन लिखिए तो जो रिसेंट कुछ घटना हुआ होगा या किसी का कोटेशन बोला हुआ, आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों आप डायग्राम बना सकते हैं क्योंकि इंडिया से ही उसका नेबर कंट्री है पाकिस्तान, तो इस तरह से आप डायग्राम के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। और फिर रिलेशन लिखिए, जो जो मेन घटना हुआ है, कब दोनों प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भी है, अगर इंडिया के कोई प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए थे या वहाँ का कोई आया हुआ है यहाँ पे, या दोनों की बातचीत या ट्रेड, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ आप निगेटिव ही पर्सपेक्टिव दिखाएं, जो भी है वो आपको दिखाना होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट वॉर है तो ये सब आपको दिखाना ही पड़ेगा। इसी में एक और सवाल है, क्या आप सहमत हैं कि भारत पाक संबंधों में कश्मीरी ही एक मुख्य कारण है, यानी कि डू यू एग्री दैट इशू ऑफ कश्मीर वन ऑफ द मेजर
इरिटेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशन। तो इस तरह से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 2014 के पश्चात भारत का चीन के साथ संबंधों का परीक्षण कीजिए, यानी कि एग्जामिन इंडियन रिलेशन विद चाइना सिंस 2014, यानी कि 2014 से आपको भारत और चाइना के रिलेशन के बारे में बताना है। बट आप एक चीज़ ध्यान रखें, ज़रूरी नहीं है कि आपको 2014 से ही पूछेगा, डेट बदल सकता है। आपको क्या ध्यान रखना है, इंडिया और चाइना को अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें भी वही करिए, डायग्राम बनाइए। ये भी नेबरिंग कंट्री है तो आप मैप के तरह से दिखा सकते हैं। अगर मैप नहीं आता है बनाने तो आप फ्लैग को दोनों तरफ से करके आप दिखाइए। दूसरी बात, कुछ रिसेंट घटना जो हुआ है उसको ज़रूर हाईलाइट कीजिए। इस तरह से आप, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशन का पेपर है तो बहुत ही करेंट बेसिस होना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं कि रटा रटाया आप बहुत पहले का लिख दिए, आप करेंट बेसिस लिखिए तो ज़्यादा अच्छा मार्क्स आएगा। और अगर आपको देखना है कि लिखना कैसे है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप ज़रूर उसमें देखिए कि कॉपी को कैसे लिखना है। 2000 यानी कि क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में भारत बांग्लादेश संबंधों का विवेचना कीजिए, यानी कि डिस्कस इंडो बांग्लादेश रिलेशन ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिजाइन, यानी कि आपको बांग्लादेश और भारत का जो संबंध है उसके बारे में बताना है और प्रधानमंत्री और के कार्यकाल में कैसा संबंध है ये भी बताना है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इंडो चाइना रिलेशन में जो बेल्ट इनिशिएशन है उसको भी बताइएगा, ठीक है। इसी में इंडो बांग्लादेश में देखिए एक और सवाल है, आपसे डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है कि राइट द इंडो बांग्लादेश रिलेशन, यानी कि भारत और बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 और लास्ट, शीत युद्ध की समाप्ति के कारणों का परीक्षण कीजिए, यानी कि एग्जामिन द कॉजेज ऑफ एंड ऑफ कोल्ड वॉर। तो आपको पहले बताना होगा कि कोल्ड वॉर क्या था, शीत युद्ध क्या था, वर्ल्ड में कौन कौन से कंट्री थे जो शीत युद्ध के मेन लीडर थे। तो और अगर आपको फिगर बनाने आता है, मैप बनाने आता है तो पूरे कॉन्टिनेंट, यानी कि एक पूरा चार्ट बनाइए जिसमें बताइए कि ये 2 कंट्री थे जो मेन हेड थे और ये कंट्री के साथ ये सारे कंट्री एकजुट हो गए थे। और फिर उस टाइम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी गुट निरपेक्षता का क्या वहाँ पे इम्पैक्ट था, क्या रोल रहा। इस तरह से आप अपना इंटरनेशनल रिलेशन का पेपर को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और जितना ज़्यादा हो सके लाइक और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।